आज हम नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जिसमें सामाजिक न्याय का दर्शन निहित है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय देने की बात कही गई थी। नीति निर्देशक तत्व नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने वाले सिद्धांत हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रयोजन शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक क्रांति का पथ प्रशस्त कर सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को सिद्ध करना है। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक न्याय के माध्यम से हमारे राज्य की सामाजिक संरचना में परिवर्तन करने वाले तत्व हैं। संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व केंद्रीय सरकार और राज्यों की सरकार तथा सरकारी संस्थाओं के नाम को दिए गए वो निर्देश हैं जो देश की शासन व्यवस्था के मौलिक सिद्धांत हैं। नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को दिए गए ऐसे निर्देश हैं जिनके अनुसार उन्हें अपनी शक्तियों का प्रयोग इस तरह करना है जिससे इन तत्वों का पालन हो सके। इन नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी गई है। अर्थात यदि इन हमारे अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि यदि नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं किया जाता तो न्यायालय में इनके लिए जाया नहीं जा सकता और न्यायालय सरकारों को इनको मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। फिर भी यह माना गया है कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और सरकारों से और संस्थाओं से ये आशा की जाती है कि कानून निर्माण में वो इन सिद्धांतों का प्रयोग करेगी। तो यदि हम देखें तो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये तत्व नागरिकों के प्रति राज्य के दायित्व की ओर इंगित करते हैं और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों का उल्लेख है ये उन आदर्शों की प्राप्ति के साधन हैं। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। नीति निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक अधिकारों में अंतर पाया जाता है। मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जो नागरिकों को ऐसी परिस्थिति उपलब्ध करवाते हैं जिनके द्वारा वो अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत मनुष्य के लिए के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करने वाले तत्व हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में निम्न अंतर है। पहला अंतर है न्यायिक मान्यता के आधार पर अंतर। मौलिक अधिकारों का यदि राज्य या किसी व्यक्ति के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय अनुच्छेद 32 के अनुसार
मौलिक अधिकारों की पुनः स्थापना करता है। वहीं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। हाँ, अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा बाध्यता के रूप में लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात मौलिक अधिकारों को बाद योग्यता प्राप्त है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को नहीं है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में दूसरा अंतर है कि मौलिक अधिकार नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक है। अर्थात मौलिक अधिकार राज्य या किन्हीं व्यक्तियों को उन कार्यों को करने से रोकते हैं जिनके द्वारा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, या वो किसी व्यक्ति को उन कार्यों को करने से रोकते हैं जिससे कि व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग कर सके। इस दृष्टि से मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं, क्योंकि वो राज्य या व्यक्ति के किन्हीं कार्यों पर प्रतिबंध लगाने का कार्य करते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत राज्यों को राज्य सरकारों और संस्थाओं को कुछ कार्य करने का निर्देश देते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो सामाजिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त हैं, उन आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारों को निर्देश देने का कार्य करते हैं। इसलिए नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक हैं, जबकि मौलिक अधिकार नकारात्मक है। इनके बीच तीसरा अंतर है, मौलिक अधिकारों के द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है, वहाँ नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। मौलिक अधिकारों के द्वारा यदि हम देखें तो व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति, संगठन बनाने की आदि जो स्वतंत्रता या समानता के अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार जो दिए गए हैं, वो अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों में व्यक्ति के आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय प्राप्त करने से संबंधित सिद्धांत है। इसलिए वो आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक है। ये इन दोनों के मध्य महत्वपूर्ण अंतर है। मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों का कानूनी महत्व नहीं है। यदि नीति निर्देशक तत्व केवल नैतिक निर्देश मात्र हैं, यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन किया जा सकता है। कोई भी सरकार इस तरह का कोई भी कानून या कोई प्रशासनिक कार्य नहीं कर सकती जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में जो सिद्धांत वर्णित हैं, सरकार चाहे तो उनका उल्लंघन कर सकती है और इसके लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो मौलिक अधिकार कानूनी हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों का नैतिक आदेश के रूप में है। यदि हम देखें तो मौलिक अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह अंतर पाया जाता है, लेकिन ये अंतर एक सामान्य अंतर है। किसी न किसी रूप में ये एक दूसरे से संबंधित भी पाए जाते हैं। मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच संबंध। नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों के मध्य घनिष्ठ संबंध है। नीति निर्देशक तत्व मनुष्य के सामाजिक या आर्थिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, इसलिए एक तरीक़ा से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में सहायक हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य कभी कभी मतभेद की स्थिति भी पाई गई, क्योंकि कुछ नीति निर्देशक तत्वों को ऐसे हैं जिनको प्राप्त करने के लिए मौलिक अधिकारों का हनन भी होता है। इसलिए इन दोनों के जो मध्य संबंध हैं वो समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहे हैं। भारत में यदि हम देखें
तो मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य संबंध को हम मुख्य रूप से 5 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम चरण का समय है 1950 से 1966। प्रथम चरण के अंतर्गत ये माना गया कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। इस चरण में ये माना गया कि नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों की तुलना में निम्न स्थिति रखते हैं, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है। इसी क्रम में प्रथम चरण में प्रथम संशोधन, चतुर्थ संशोधन और 17वें संविधान संशोधन किए गए और इन संशोधनों के द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित करने का कार्य किया गया। प्रथम संशोधन के द्वारा यह संविधान में एक 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस 9वीं अनुसूची के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि यदि 9वीं अनुसूची में कोई कानून सम्मिलित कर दिया जाए तो उसे न्यायिक पुनरावलोकन उस पर नहीं किया जाएगा। दूसरा, प्रथम संशोधन में एक अनुच्छेद 31A जोड़ा गया था और इसके द्वारा राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि यदि वे भूसंपत्ति अधिग्रहण अथवा जागीरदारी अधिकारों की समाप्ति या अल्पीकरण को इसलिए अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि उसके द्वारा मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है। मौलिक अधिकारों को सीमित करने के लिए और नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए चतुर्थ संविधान संशोधन लाया गया और इस चतुर्थ संविधान संशोधन में यह व्यक्त किया गया कि प्रतिकर या मुआवजा तभी न्यायोचित माना जा सकता है जबकि अधिग्रहण की गई संपत्ति के मूल्य के बराबर हो। यह न्यायालय ने अपना निर्णय दिया था और चतुर्थ संविधान संशोधन के द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया और ये कहा गया कि प्रतिकर की राशि की पर्याप्तता या अपर्याप्तता के प्रश्न को न्यायालय के क्षेत्र से बाहर रख दिया गया है संविधान संशोधन के द्वारा और यह निर्धारित किया गया कि संपत्ति के अनिवार्य अर्जन अथवा अधिग्रहण की सुनिश्चित व्याख्या कर दी गई और ये माना गया कि 31A के अनुसार कुछ विशेष प्रकार के कानूनों को अनुच्छेद 14, 19 तथा 31 का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जाएगा। चतुर्थ संशोधन के बाद 17वां संशोधन किया गया और इस 17वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को और भी ज़्यादा सीमित किया गया। 17वें संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि संपदा अथवा जागीर की विवेचना को अधिक विस्तृत कर रैयतवाड़ी प्रथा के अधीन जमीन भी इस शब्द के अंतर्गत आ गई। तो यदि हम देखें प्रथम चरण में प्रथम संविधान संशोधन, चतुर्थ संविधान संशोधन और 17वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था इसको बहुत सीमित कर दिया गया और दूसरा यह कहा गया कि अनुच्छेद 14, 19 तथा 31 का उल्लंघन करने वाला भी नहीं माना जाएगा यदि कुछ विशेष प्रकार के कानूनों को। तो प्रथम चरण में यद्यपि मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक सिद्धांतों पर प्राथमिकता दी गई, लेकिन संविधान संशोधनों के द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित किया गया नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों को लागू करने के लिए। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध के मध्य जो द्वितीय चरण है उसका काल है 1967 से लेकर 1971 तक। इस काल में इस विचारधारा का प्रचलन हुआ कि मौलिक अधिकारों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। 1967 में गोलकनाथ केस में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया
कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। और इस निर्णय से यह स्थापित हुआ कि यदि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के आधार पर जो पूर्व में संविधान संशोधन किए गए थे, अब वो संविधान संशोधन संसद या सरकार नहीं कर सकती। और इसी आधार पर उच्चतम न्यायालय ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित अध्यादेश तथा कानून को अवैध घोषित कर दिया था। इस चरण में न्यायालय ने राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक अधिकारों के बीच विरोध की स्थिति में मौलिक अधिकारों को ज़्यादा प्रभावी साबित किया था। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों का तीसरे चरण का समय 1972 से 1975 तक का है। और इस समय में यह स्थापित किया गया कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन या संशोधन संभव है और कुछ मौलिक अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों के अधीन है। इस समय में ये इसलिए हो पाया क्योंकि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था और उनके द्वारा 24वें और 25वें संविधान संशोधन किए गए थे। और इन संविधान संशोधनों के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को सीमित किया गया और नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी गई। 24वें संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि संसद को संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन करने का अधिकार है। 25वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 में प्रतिकर या क्षतिपूर्ति शब्द को हटाकर धनराशि शब्द को रखा गया और अनुच्छेद 31 में 31C जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 29 की भौतिक संपत्ति के स्वामित्व और नियंत्रण तथा धन के उत्पादन के साधनों के केंद्रीकरण से संबंधित धाराओं को प्रभावी बनाने के लिए पारित किया गया कोई भी कानून इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि वे अनुच्छेद 14, 19 या 31 में दिए गए मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है। तो यदि हम 24वें या 25वें संविधान संशोधनों को देखें तो इन संविधान संशोधनों के द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित करने का प्रयास किया गया और नीति निर्देशक सिद्धांतों को उनके ऊपर स्थान दिया गया। 1973 में केशवानंद भारती केस में इन संविधान संशोधनों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और न्यायालय ने अपने निर्णय में ये कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांतों की क्रियान्विति के लिए मौलिक अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है। तो यदि हम तीसरा चरण देखें तो वो मौलिक अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्राथमिकता का चरण था। चौथा चरण का समय 1976 से लेकर 1980 तक का है। तृतीय चरण में केशवानंद भारती केस में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन व परिवर्तन संभव है। फिर भी संसद और सरकार इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हुए थे क्योंकि केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था कि संसद हमारे संविधान का जो बुनियादी ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। इसलिए 42वां संविधान संशोधन लाया गया और उसमें कहा गया कि निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए संसद जिन किन्हीं कानूनों का निर्माण करे उन्हें इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये कानून संविधान में दिए गए किसी अधिकार को सीमित या समाप्त करते हैं। इस प्रकार से यदि हम देखें तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाए गए किसी भी संवैधानिक संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता था और इस तरह से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की स्थिति को गौण बना दिया गया।
पांचवा चरण 1980 से लेकर अब तक का है। 1979 में मिनर्वा मिल केस में 42वें संविधान संशोधन के कुछ अंशों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई और उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में खंड 4 व खंड 55 को अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि इनसे संविधान के बुनियादी ढांचे को चोट पहुंचती है। और अब ये निर्णय दिया मिनर्वा मिल्स में कि कोई भी इस तरह का संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता जो कि संविधान के बुनियादी ढांचे को आघात पहुंचाता है। इस निर्णय के बाद स्थिति ये है कि संविधान के अनुच्छेद 39 के भाग बा और सा आर्थिक और सामाजिक न्याय से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों की क्रियान्विति के लिए तो मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, लेकिन अन्य निर्देशक सिद्धांतों की क्रियान्विति के लिए ऐसे किसी भी कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता जो मौलिक अधिकारों को सीमित या संशोधित करता है। इस प्रकार पुनः मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक सिद्धांतों पर वरीयता प्राप्त हो गई। यदि हम निष्कर्ष रूप में देखें तो ये पांचों चरण कभी मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता देते आए, कभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को, लेकिन पुनः मिनर्वा मिल्स के बाद मौलिक अधिकारों को वरीयता प्राप्त हुई है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में कोई विरोध या संघर्ष नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं और इन दोनों का लक्ष्य है व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध करवाना। अतः ये दोनों मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व व्यक्ति के लिए हैं, इसलिए इन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध भी पाया जाता है और ये एक दूसरे के पूरक हैं। और आवश्यकता इस बात की है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में सभी संबंधित पक्षों के द्वारा इस दृष्टिकोण को अपनाया जाए कि इन दोनों में कोई विरोध नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं।